सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है जल है। उसके बाद हमारे चारों ओर के वायु हैं। उसके बाद कचरा संग्रहण का चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर के बाद हमारा जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है वो समाप्त हो जाएगा और इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम 6 के एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पीडीएफ नोट्स का लिंक शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आइए देखते हैं। हमारे शरीर का 65% हिस्सा जो है वो जल का बना होता है और जल जो है वो हमारे उपयोग के लिए 3% होता है। जल जो है हमारे उपयोग के लिए 3% ही होता है और हमारे शरीर का 65% हिस्सा जो है वो जल का बना होता है। पृथ्वी का 2/3 अधिकांश हिस्सा जो है, अधिकांश भाग जो है वो महासागर और जल से घिरा हुआ है। महासागर और जल से क्या है, घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है, हमारे पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से घिरा हुआ है। उपयोग हेतु खारा जल का उपयोग क्या करते हैं, नहीं किया जाता है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत सारे लवण घुले होते हैं जो कि नमकीन होते हैं। NaCl की मात्रा बहुत अधिक होती है। ST कोलरीज 1798 में एक पुस्तक लिखी गई, राइट ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पुस्तक, जिस पुस्तक की पंक्ति में लिखा गया, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ST कॉलरीज के द्वारा 1798 में एक पुस्तक लिखी गई, राइट ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पुस्तक, जिसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई जल के बारे में, जो कि है लिख रहा है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो आइए आगे समझते हैं जल चक्र के बारे में। वाटर साइकिल, जल चक्र, जल विलुप्त होने की युक्ति। जल वाष्पन क्रिया द्वारा विलुप्त होती है। जल जो है वाष्पन क्रिया के द्वारा क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। समुद्र को जल छोटे छोटे गड्ढों में तब्दील किया जाता है। समुद्र के जल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे गड्ढों में तब्दील किया जाता है। उसके बाद वाष्पन की क्रिया होती है और नमक बच जाता है। जल वातावरण में वाष्पन की क्रिया द्वारा चला जाता है। वातावरण में जहाँ बारिश से तो धरती पर आता है जल, लेकिन वाष्पन की क्रिया द्वारा वेपराइज्ड होकर के क्या होता है, वापस से चला जाता है। ठोस का तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव में तब्दील हो जाता है और द्रव का तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो वो गैस बन जाता है। और वही जब प्रोसेस उल्टा करते हैं तो देखिए क्या होता है, गैस को जब
ताप घटाते हैं गैस का यानी ठंडा करते हैं तो वह द्रव में बनता है यानी उसे संपीड़ित करते हैं। और द्रव का जब ताप घटाते हैं तो उसका क्या होता है, वो ठोस बनता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। पौधों द्वारा जल की क्षति। पौधे द्वारा भी जल की क्षति होती है। पौधे द्वारा भी जो है वो जल की क्षति होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से की जाती है, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से की जाती है, जिसे स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन की क्रिया करती है। वायु में जल वाष्पन और संघनन द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जो है जल वाष्पन और संघनन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो पहुंचता है। वाष्पन क्रिया जो होता है, जब जल गर्म होता है तो वाष्पन क्रिया द्वारा गर्म होकर के गैस के रूप में बन जाता है। और गैस जब ठंडा होता है तो संघनन क्रिया होता है, और जब गर्म होता है तो वाष्पन की क्रिया होती है। गैस को ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में तब्दील हो जाता है, और द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वो गैस में बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए चक्र है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो गैस बन जाता है, और वही गैस ठंडा किया जाता है तो फिर से पानी बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अगर गैस को गर्म किया और वो द्रव में तब्दील हो गया, गैस को ठंडा किए और वो द्रव में बन गया तो इसे कहेंगे संघनन। और जब द्रव को गर्म किया और वाष्पन में गर्म किया और वाष्प बन गया, गैस बन गया, तो इसे कहेंगे वाष्पन। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। बादल का निर्माण क्रियाकलाप। एक गिलास बादल का निर्माण कैसे होता है आइए समझते हैं। एक गिलास है और उस गिलास के अंदर बर्फ डाला गया है। अंदर में बर्फ डाला गया है। वायु को ठंडा गैसों को ठंडा करने के पश्चात द्रव में बदल जाता है। गैस को जो है ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वायु को ठंडा कर देती है। आप देखे होंगे जब एकदम ठंडा पानी होता है गिलास में, तो उस गिलास के चारों तरफ जो है वो पानी का जो है छोटा छोटा बूंद जम जाता है। तो इसका कारण यह है कि जब पानी का गिलास ठंडा वहाँ पे रखा जाता है तो आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं गिलास के चारों तरफ के, वहाँ की वायु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और वहाँ की जब वायु ठंडी हो जाती है तो वही वायु ठंडी होने के बाद गैस जो है वायु वो ठंडा होने के बाद द्रव में तब्दील होती है। और जब द्रव में तब्दील होती है तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। बर्फ डालने के पश्चात ग्लास के चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह बूंदें आई कैसे? तो आइए समझते हैं। यह बूंदें संघनन प्रक्रिया के द्वारा आई। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि बाहर का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, गिलास के चारों तरफ का इन्वायरमेंट, वो ठंडा हो जाता है वहाँ पे ठंडा पानी रखने की वजह से। और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। गैस को ठंडा करने पर द्रव बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो याद रखना होगा कि गैस को जब ठंडा किया जाता है और वो ठंडा गैस द्रव में तब्दील हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को हम संघनन के नाम से जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। बादल का निर्माण।
जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी होती है। तापमान में क्या होता है? कमी होता है। तापमान की कमी, वातावरण ठंडा हो जाता है। तापमान का कमी होने से वातावरण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। वायु में जो जल है, वाष्प है, जल वाष्प है, ऊपर की ओर जब जाएगा तो वह क्या होगा? ठंडा होगा। क्योंकि ऊपर का तापमान क्या है? ठंडा है। तो जल वाष्प भी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और वायु गैस का ठंडा होना द्रव में के रूप में बदलेगा। वायु जब ठंडा होगा गैस तो द्रव में बदलेगा और ठंडा होने के बाद जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिसे कणिक कहते हैं, जल कणिका वायु में तैरती है, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। तो यही जो गैस है ये ऊपर जाती है, पृथ्वी के सतह से ऊपर उठती है तो तापमान में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। और ये जब वायु तापमान में कमी हो जाता है तो यही वायु जो है आगे चल कर के द्रव में तब्दील हो जाती है, छोटे छोटे कण में तब्दील हो जाती है और बादल का रूप ले लेती है और यही बादल के रूप में दिखाई देती है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। और यही जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े माप की जल की बूंदें बनाती है और यह वर्षा के रूप में होती है। विशेष परिस्थिति में यह ओले का भी निर्माण करती है। कभी कभी ओलावृष्टि भी होता है। देखे होंगे कि बारिश के मौसमों में कभी कभी बहुत सारे ओले गिरते हैं, जिससे हमारे फसल का नुकसान हो जाता है, जीव जंतु की मौत हो जाती है, बहुत सारा क्षति हो जाता है इन ओलावृष्टि की वजह से। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। पुनः महासागरों की ओर। जल का पुनः महासागरों की ओर आना। वर्षा के माध्यम से जल महासागरों में गई, नदियों तालाबों के माध्यम से पुनः महासागरों में आ गई। जल जो है वर्षा के माध्यम से महासागरों में गई, नदियों तालाबों के माध्यम से महासागर में गई। वायु जल वाष्प कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नदियों, पोखरों और नालियों की वजह से जो है वो महासागरों में गई। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बादल, जल चक्र, बादल का निर्माण, ऊंचाई पर ठंडा होकर बादल का निर्माण करता है। पहले वाष्पोत्सर्जन होता है। पहले देखिए यहाँ जल, तालाब, नदी, पोखर से पहले क्या होता है? ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और जल वाष्प होता है। और जब जल वाष्प होता है तो वो ऊंचाई पर जाता है और गैस होता है, वही ठंडा होता है, तो यहाँ पर बादल बनता है और यही बादल छोटे छोटे बूंदों के रूप में वापस से क्या होती है? वर्षा होती है। फिर से यहाँ पर पृथ्वी के नीचे जल का स्तर बढ़ते रहता है। तो समुद्र तथा भूमि के बीच जो है निरंतर एक पराक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। जल संरक्षण। जल संरक्षण हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है। हम हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, एक ऑक्सीजन और एक जल के बिना नहीं रह सकते हैं। भोजन किए बिना भी रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और जल के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हमारे लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का जैसा परिवेश है, आज के परिवेश में
ये सब महत्वपूर्ण नहीं माने जा रहे हैं। इन सब का धड़ल्ले से दोहन किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और आने वाली जो सदी है, आगामी सदी में बहुत ही बड़े स्तर पर जल की कमी, ऑक्सीजन की कमी, प्रकृति में पेड़ पौधों की कमी और भी न जाने कितनी भी प्रकृति नुकसान झेली है, सारे चीज़ की कमी हमें होने वाली है। तो आइए देखते हैं जल संरक्षण के बारे में। वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। बारिश के जल को पाइप के माध्यम से पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदकर जमा रखना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर, भौमिक जल, इसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं। जैसे वर्षा का पानी है, छत पे गिरा, पाइप लगा करके उसे एक मिट्टी के अंदर ही ग्राउंड बना करके रख सकते हैं और उसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। या नहीं तो अंदर में लगा देंगे तो उससे वहाँ का रिस कर वही बारिश का पानी वहाँ के आसपास के भौम जल को क्या करता है, बढ़ाए रखता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। ये जल नाम का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं। हमारे चारों ओर वायु, अगर वायु के बारे में देखें तो वायु को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर हम छत पे कपड़ा डाले हैं और हिल डुल रहा है, या पेड़ है उसकी पत्तियां हिल डुल रही है, तो हम कहेंगे कि वायु चल रही है, यहाँ पर वायु मौजूद है। लेकिन वायु को देख नहीं सकते। तो वायु की कुछ विशेषताएं हैं। वायु जो है स्थान घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता, वायु पारदर्शी होता है, गंधहीन, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस मतलब यहाँ पर मैटर से है। और वायु भी द्रव्य के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि मैटर के अंतर्गत ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। और वायु जो है एक गैस का रूप है, तो इसीलिए मैटर है, पदार्थ है। वायु मैटर के अंतर्गत आता है। पृथ्वी वायु की पतली परत से घिरी हुई है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल, पृथ्वी जो है वो एक पतली परत से घिरी हुई है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, वायु दाब कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती है। इसलिए कोई भी पर्वतारोही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ही पर्वत पर चढ़ता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। वायु कैसे बना? वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। यह एक समांग मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जल वाष्प, पौधे से वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प वायु में आया। पहला, वायु में जल वाष्प की भी मात्रा होती है, वायु में ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% होती है। मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर एक ग्लास को रख दिया जाता है, तब तक वह जला, फिर कुछ देर बाद वह बुझ गया। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि मोमबत्ती को जलाया और ग्लास से क्या किया, ढक दिया, तो वह तब तक जला जब तक ऑक्सीजन था।
ऑक्सीजन थी, उपस्थित थी ग्लास के अंदर, तो वो मोमबत्ती जला, देन वो क्या हो गया, बुझ गया। तो मोमबत्ती को जलने में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो जलने में सहायता करती है। ये 1 पॉइंट क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसी कौन सी एलिमेंट्स है जो पदार्थ के जलने में सहायता करती है। तो ऑक्सीजन जो है पदार्थ के जलने में सहायक होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो पर्यावरण में 20.9%, 20.9% है, 20.9%। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। और नाइट्रोजन जो है वो कितना परसेंट है, 78%। नाइट्रोजन कितना है, 78%। मोमबत्ती बुझने के बाद भी गैस बच जाता है, वह गैस है नाइट्रोजन, जो कि मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं होता है। क्योंकि गिलास के अंदर जब हम ढक दिए तो ऑक्सीजन था, वो तो जलने में सहायक था, लेकिन जो जलने में नहीं सहायक था वो था आपका नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो होता है वो पर्यावरण में 78% होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी रेशियो पूछ लेता है तो ऑक्सीजन जो है 20.9% होता है और नाइट्रोजन जो है 78% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होता है। तो जलने में सहायक कौन सा गैस नहीं होता, तो ये नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन वायु का 4/5 भाग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आइए समझते हैं। 0.03%। बंद कमरे में वस्तु के जलने से घुटन महसूस होती है। यह घुटन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। मान लीजिए कि रूम में आप अलाव जला दिए हैं और रूम को बंद कर दिए हैं, तो रूम में पूरा धुआं भर गया है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है पाई चार्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, ऑक्सीजन 20.9% है और नाइट्रोजन 78% है। जल वाष्प एवं दूसरी गैसें अक्रिय गैसें भी होती है। आर्गन होती है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन अक्रिय गैस में ही पाया जाता है। आर्गन जो है वो अक्रिय गैस के अंदर ही आता है, वो पाया जाता है 0.93%। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बन जाता है कितना, 99%। और 1% में होता है आपका जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों की ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों को और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है, उन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है। तो जब पानी को गर्म कर दिया जाता है तो बुलबुला दिखाई दिया। ये बुलबुले पानी में घुले वायु के कारण ही बनते हैं। कभी आपने देखा है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो छोटा छोटा, सबसे पहले क्या होता है, छोटा छोटा बॉल्स बनता है, बबल्स बनता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति को दर्शाता है कि वहाँ पे खाली स्थान है, वहाँ पे इसलिए बबल्स बनते हैं। जो जीव पानी में रहते हैं वो श्वसन के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये फैक्ट बताता है कि पानी में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद रहता है। और अब बात करते हैं मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर
पानी डालने से भी बुलबुला बनता है, जो कि यह दर्शाता है कि मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन उपस्थित है। केंचुआ केवल भारी वर्षा के समय जमीन से बाहर आते हैं और ऑक्सीजन पाया जाता है मिट्टी के अंदर, इसीलिए वो पोषक पदार्थ मिट्टी जिसमें केंचुआ रहते हैं वो जो है वो मिट्टी को पोषक युक्त बनाते हैं, जो कि हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। रिएक्शन है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और कार्बोहाइड्रेट बना, जल बना और ऑक्सीजन मुक्त हुआ। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त किया गया। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कचरा संग्रहण एवं, तो इसको जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे।